पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि हो यूहाओ और तंग वुतुंग कल्टीवेशन में बैठे थे। अब आगे देखेंगे। ईविल आई टायरेंट किंग बहुत बुद्धिमान था। वह साफ साफ महसूस कर सकता था कि हुओ यूहाओ क्या झेल रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वह कुछ भी नहीं करता। वह बस उस मौके का इंतजार कर रहा था जब हुओ यूहाओ के शरीर में कुछ गड़बड़ होगी। जैसे ही हुओ यूहाओ अपने शरीर के अंदर की सोल पावर को नियंत्रित नहीं कर पाएगा, और जैसे ही ईविल आई टायरेंट किंग पूरी तरह से तबाही मचाएगा, हुओ यूहाओ का सोल कोर अस्थिर हो जाएगा। वही पोजेशन के लिए सबसे सही समय होगा। ईविल आई टायरेंट किंग इस बात से भी संतुष्ट था कि उसे एक अल्टीमेट डुलुओ के शरीर पर कब्जा करने का मौका मिल रहा है। जब हुओ यूहाओ ने उसे मारा था, तब उसके पास अपनी स्पिरिट के साथ भागने का मौका था, और वह अपने किसी डिसेंडेंट के शरीर के जरिए फिर से जन्म भी ले सकता था। ईविल आई टायरेंट किंग की स्पिरिट बहुत शक्तिशाली थी, और उसे पूरी तरह मार देना इतना आसान नहीं था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसकी नजर हुओ यूहाओ के शरीर पर थी। अगर ईविल आई टायरेंट किंग अपने किसी डिसेंडेंट के जरिए रीबर्थ चुनता, तो उसकी ताकत बहुत कम हो जाती, और उसे अपनी पीक कंडीशन में लौटने में बहुत लंबा समय लगता। वह रास्ता तब भी संभव था, बस उसे और समय चाहिए होता। वह एक सुरक्षित और कंजर्वेटिव विकल्प था। लेकिन इस बार वह वही रास्ता नहीं चुन सकता था, क्योंकि वह अपनी अगली ट्रिब्यूलेशन का सामना करने वाला था। उसकी ट्रिब्यूलेशन इस बात की परवाह नहीं करती कि वह गंभीर रूप से घायल है या पोजेशन के जरिए रिबर्थ हुआ है। वह ट्रिब्यूलेशन उसकी सोल को निशाना बनाएगी। ईविल आई टायरेंट किंग को पूरा भरोसा नहीं था कि वह अपनी पीक कंडीशन में भी इस बड़ी ट्रिब्यूलेशन को पार कर पाएगा। उसके पास बीस्ट गॉड जैसी जबरदस्त लाइफ एनर्जी नहीं थी, और अब तो वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल था। अगर ट्रिब्यूलेशन आ जाती तो उसका पूरी तरह अंत हो जाता। इसीलिए कुछ सोचने के बाद उसने ज्यादा जोखिम भरा रास्ता चुना और हुओ यूहाओ के शरीर पर कब्जा करने का फैसला किया। इसके अलावा हुओ यूहाओ की कल्टीवेशन बहुत ऊंची थी, और उसकी सोल पावर बेहद शक्तिशाली थी। अगर ईविल आई टायरेंट किंग सफलतापूर्वक उसके शरीर पर कब्जा कर लेता और अपना तीसरा सोल कोर पूरा कर लेता, तो उसे पूरा भरोसा था कि वह अपनी अगली ट्रिब्यूलेशन पार कर लेगा। वह इस इंसानी शरीर का इस्तेमाल करके गॉड रेल्म में भी प्रवेश कर सकता था। ईविल आई टायरेंट किंग लालच से भर गया था, और यही वजह थी कि उसने यह जोखिम भरा रास्ता चुना। उसे तब तक इंतजार करना था जब तक हो यूहाओ टूटने के कगार पर न पहुंच जाए। उसके बाद वह हुओ यूहाओ के शरीर के साथ फ्यूज होने के बाद अपनी शक्तिशाली स्पिरिचुअल पावर पर भरोसा करके बेकाबू सोल पावर को नियंत्रित करेगा, उसे दबाएगा और धीरे धीरे अब्जॉर्ब करेगा। ईविल आई टायरेंट किंग जितना ज्यादा सोचता गया, उतना ही मौजूदा हालात से संतुष्ट होता गया। सब कुछ उसकी उम्मीद से बेहतर चल रहा था। एक परफेक्ट शरीर, परफेक्ट टाइप, और इतना शक्तिशाली स्पिरिचुअल सी जो उसकी स्पिरिचुअल पावर को संभाल सके। अभी भी बहुत शुद्ध लेकिन अनवशोषित सोल पावर मौजूद थी, और तीसरे सोल कोर का आकार बनना लगभग तय था। यह स्वर्ग की ओर से मिलने वाला सबसे बड़ा उपहार था। इसी समय हुओ यूहाओ के पीछे एक नीली हरी परछाई दिखाई दी। वह बेहद सुंदर नहीं कही जा सकती थी, लेकिन उसकी बर्फ जैसी ठंडी ऑरा, उसकी गरिमामय शालीनता, उसका परफेक्ट और आकर्षक शरीर, और उसका जेड ग्रीन ढांचा एक अनोखी और विदेशी सुंदरता बिखेर रहा था। तंग वुतोंग की हालत हुओ यूहाओ से बेहतर थी, क्योंकि वह उसके सामने बैठी थी। उसका गोल्डन सन और पर्पल मून लगातार चमकते और मंद पड़ते रहे। वह भी अस्थिर थी, लेकिन उसके उतार चढ़ाव इतने ज्यादा उग्र नहीं थे। लेकिन हुओ यूहाओ की स्थिति कहीं ज्यादा खराब थी। उसका गोल्डन सन तेजी से चमक रहा था, लेकिन उसका ब्लू मून बेहद मंद था। उसके शरीर से गाढ़ी भाप निकल रही थी। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, और उसके माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थीं। आइस एम्प्रेस ने गहरी सांस ली। उसका शरीर बिच्छू की पूंछ जैसा हो गया और तेज जेड ग्रीन रोशनी से चमकने लगा। वह हरा रंग जीवन से भरा नहीं था, बल्कि बेहद ठंडा था। हुओ यूहाओ के शरीर से उठती भाप तुरंत असंख्य बर्फ के कणों में बदल गई, और गुफा साफ हो गई। आइस एम्प्रेस की आंखें बर्फीली लपटों के दो स्तंभों की तरह चमक रही थीं। उसने पैर मोड़कर हुओ यूहाओ के पीछे बैठते हुए एक हथेली उसकी पीठ पर रखी। वह उसके और करीब आई और दूसरी हथेली हुओ यूहाओ के डांटियन पर रख दी। अगले ही पल उसकी आंखों में गाढ़ी हरी लपटें जल उठीं, और हरे रंग की आभा पूरी गुफा में फैल गई। 1 इंच भी ठंड बाहर नहीं निकली। आइस एम्प्रेस ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी स्पिरिचुअल सेंस को जलाने लगी। उसके सुंदर चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, और उसकी आवाज उसके दिल में गूंजने लगी। तुम कितने भोले हो स्काई ड्रीम। मैं ज्यादा बोलने वाली नहीं हूं, और मुझे ठीक से कहना भी नहीं आता,
लेकिन इन सालों में तुमने मेरे लिए जो किया है, वह सब मुझे याद है। भले ही मैं ठंडी हूं, लेकिन तुमने मुझे पिघला दिया। यही सब मैं कर सकती हूं। यही सबसे सच्चा प्यार है जो मैं तुम्हें दे सकती हूं। मैं अपनी स्पिरिचुअल सेंस जला रही हूं, और अब हम कभी अलग नहीं होंगे। बर्फीली तरंगें हो युहाओ के शरीर में भर गईं, और उसके डांटियन के भीतर बेकाबू सोल पावर तुरंत शांत हो गई। इसलिए नहीं कि सोल पावर घूमना बंद हो गई, बल्कि इसलिए कि वह उन अजीब बर्फीली तरंगों से जम गई थी। लॉन्ग स्याओ याओ की सोल पावर बेहद शक्तिशाली थी, लेकिन आइस एम्प्रेस अपनी स्पिरिचुअल सेंस जला रही थी, और उसकी स्पिरिट की शक्ति किसी अल्टीमेट डुलुओ से कम नहीं थी। यह शुद्ध फ्रीजिंग पावर थी, जो स्पिरिचुअल पावर और सोल पावर दोनों को पल भर में जमा सकती थी। हुओ यूहाओ का चेहरा काफी शांत हो गया, क्योंकि उसके डांटियन की सोल पावर जम चुकी थी। उसने धीरे से गहरी सांस ली, और उसकी ऑरा पहले की तरह ही गंभीर हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांस के साथ हवा में ड्रैगन की गर्जना गूंज रही हो। आइस एम्प्रेस के अपनी स्पिरिचुअल सेंस जलाने से ठीक पहले हुओ यूहाओ सबसे ज्यादा दर्द में था। उसे पता था कि उसके साथ धोखा हुआ है, और यह सब उसकी जल्दबाजी की वजह से हो रहा है। लेकिन हालात को याद करते हुए वह समझता था कि उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। स्काई ड्रीम आइसवर्म ने उसे गारंटी दी थी, और 7 लाख साल की सोल रिंग इतनी आकर्षक थी कि उसे ठुकराना नामुमकिन था। अच्छी बात यह थी कि स्काई ड्रीम आइसवर्म उसके साथ था। स्काई ड्रीम आइसवर्म ने ईविल आई टायरेंट किंग की सोल रिंग के अंदर मौजूद ज्यादातर सोल पावर अब्सॉर्ब कर ली थी, और हुओ युहाओ अपनी स्पिरिचुअल सी से सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा अब्सॉर्ब कर रहा था। इसी वजह से ईविल आई टायरेंट किंग हुओ युहाओ के खिलाफ सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल पावर का एक हिस्सा ही इस्तेमाल कर पा रहा था, ताकि वह हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल पावर को खाकर खुद को मजबूत कर सके। ईविल आई टायरेंट किंग तभी स्काई ड्रीम आइसवर्म से स्पिरिचुअल पावर दोबारा अब्सॉर्ब कर सकता था, जब वह खुद को एक हद तक मजबूत कर ले। दूसरे शब्दों में, स्काई ड्रीम आइसवर्म ने ईविल आई टायरेंट किंग की पोजेशन प्रक्रिया को कहीं ज्यादा मुश्किल और जटिल बना दिया था। फिर भी हुओ यूहाओ के शरीर की सोल पावर बहुत ज्यादा उग्र थी, और उसने उसके शरीर को बुरी तरह झकझोर दिया था। वह ईविल आई टायरेंट किंग के अब्सॉर्प्शन का बिल्कुल विरोध नहीं कर पा रहा था। दर्द इतना ज्यादा था कि वह कुछ भी नहीं कर सकता था। ऐसे समय में आइस एम्प्रेस का अपनी स्पिरिचुअल सेंस जलाना हुओ यूहाओ के लिए जीवनदान जैसा था। उसके शरीर की सोल पावर तुरंत शांत हो गई, और उसने राहत की लंबी सांस ली। उसने अपनी शक्तिशाली स्पिरिचुअल पावर की मदद से सांस छोड़ी, और अपने शरीर के अंदर बिखरी हुई सोल पावर को फिर से व्यवस्थित किया। उसके यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर्स दोबारा स्थिर रूप से घूमने लगे, और जबरदस्त ग्रेविटेशनल फोर्सेस फिर से पैदा हुईं, जिन्होंने उसके मार्गों में दौड़ रही अराजक सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर को वापस खींच लिया। ईविल आई टायरेंट किंग ने हुओ यूहाओ में आए इन बड़े बदलावों को तुरंत महसूस कर लिया, और डर से उसका रंग उड़ गया। वह पहले ही खुद को उजागर कर चुका था, और वह समझ गया कि अगर हुओ यूहाओ ने दोबारा बढ़त बना ली तो उसके लिए सिर्फ मौत ही बचेगी। ईविल आई टायरेंट किंग के पास अब अपना मूल शरीर नहीं था। भले ही वह अपनी स्पिरिट और एसेंस को साथ लाया था, फिर भी वह हुओ यूहाओ के सामने बहुत कमजोर था, जो एक अल्टीमेट डुलुओ था, और जिसके पास यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर्स थे। अगर हुओ यूहाओ पूरी तरह उस पर ध्यान केंद्रित कर लेता तो ईविल आई टायरेंट किंग के पास कोई मौका नहीं था। ऐसे समय में ईविल आई टायरेंट किंग के पास कोई विकल्प नहीं बचा। उसे सोचने का भी समय नहीं मिला, और उसने तुरंत हमला कर दिया। ईविल आई टायरेंट किंग ने हुओ यूहाओ को सांस लेने का मौका नहीं दिया। उसकी स्पिरिचुअल सी में छिपी हुई ऊर्जा फूट पड़ी, और उसके ऊपर ईविल लाइट का एक पहिया चमक उठा। हुओ यूहाओ पालथी मारकर बैठा था, और उसकी पीठ के पीछे एक खून लाल ईविल आई प्रकट हुआ। ईविल लाइट चमकी, और पूरी गुफा लाल रंग में डूब गई। टांग वुतोंग पहले से ही ध्यान में थी। भले ही उसकी हालत हुओ यूहाओ से बेहतर थी, लेकिन ये शिशुई द्वारा छोड़ी गई विशाल सोल पावर को पूरी तरह अब्सॉर्ब करने के लिए उसे पूरा ध्यान लगाना पड़ रहा था। इसी वजह से उसे यह पता ही नहीं चला कि हुओ यूहाओ के साथ इतनी बड़ी समस्या हो रही है। हुओ यूहाओ का पूरा शरीर कांप उठा, और उसके माथे पर एक लंबवत आंख धीरे धीरे खुलने लगी। लेकिन अब उसके चारों ओर रोज गोल्ड सन के पैटर्न नहीं थे। उनकी जगह अजीब गहरे लाल निशान थे, जो छोटे छोटे सांपों की तरह उसकी वर्टिकल आई से निकलकर उसके सिर पर फैलने लगे, जैसे वे उसकी पूरी खोपड़ी को निगल लेना चाहते हों। ईविल आई टायरेंट किंग ने इस हमले में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। हुओ यूहाओ के पीछे खड़ी आइस एम्प्रेस डर से भर गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ईविल आई टायरेंट किंग ने
हुओ युहाओ के शरीर के अंदर इतनी भयानक शक्ति छिपा रखी होगी जिसे रोक पाना लगभग नामुमकिन था। हालांकि आइस एम्प्रेस की मदद से हुओ युहाओ ने आखिरकार अपने शरीर की सोल पावर को स्थिर कर लिया। लेकिन तीव्र पीड़ा ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसकी स्पिरिचुअल सी फट रही हो। उसकी स्पिरिचुअल सी का पानी पूरी तरह जम चुका था और उसमें दरारें पड़ने लगी थीं। उन दरारों से गहरे लाल लावा जैसा तरल निकलने लगा, जो तेजी से पूरी स्पिरिचुअल सी में फैल गया। उसका मकसद साफ था, इस पूरी स्पिरिचुअल सी को निगल जाना। ईविल एयर टायरेंट किंग की ईविल आई, जो हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल सी के ऊपर मंडरा रही थी, अपनी पूरी ताकत छोड़ते हुए और हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल सी को निगलने की कोशिश करते हुए और भी ज्यादा साफ और स्पष्ट होती जा रही थी। जैसे ही वह पूरी स्पिरिचुअल सी को खा लेती, ईविल आई सीधे हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल सोल कोर को निगलना शुरू कर देती। ऐसा होते ही ईविल आई टायरेंट किंग लगभग हुओ युहाओ के पूरे शरीर पर नियंत्रण पा सकता था। ईविल आई टायरेंट किंग के पास 7 लाख साल की कल्टीवेशन थी और उसे पूरा भरोसा था कि इतनी उग्र सोल पावर को काबू में करना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। हुओ युहाओ बेहद नुकसानदेह स्थिति में था और वह लगभग कोई विरोध नहीं कर पा रहा था। ईविल आई टायरेंट किंग उसकी स्पिरिचुअल सी के बड़े बड़े हिस्सों को निगल रहा था और उसकी अपनी सोल पावर अभी अभी स्थिर होना शुरू हुई थी। सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर से भरे भंवर उसकी स्पिरिचुअल सी की ओर दौड़ रहे थे, लेकिन ईविल आई टायरेंट किंग की स्पिरिचुअल ऑरिजिन उन्हें लगातार रोक रही थी और हुओ युहाओ को खुद को बचाने का कोई मौका नहीं दे रही थी। ईविल आई टायरेंट किंग का लक्ष्य बेहद साफ था। वह हर हाल में हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल सी पर कब्जा करना चाहता था। ऐसा होते ही, और अगर वह हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल सोल कोर को पकड़ लेता, तो हुओ युहाओ का नियंत्रण लगभग पूरी तरह खत्म हो जाता। तब सब कुछ उसके लिए बहुत आसान हो जाता। हुओ युहाओ ने कई बार ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की, लेकिन फिर वह अचानक रुक गया। उसने चुपचाप अपनी सोल पावर को समायोजित किया और अपने दोनों सोल कोर्स की रोटेशन को नियंत्रित किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अस्थायी रूप से अपनी स्पिरिचुअल सी को छोड़ दिया हो। यह देखकर ईविल आई टायरेंट किंग बुरी तरह चौंक गया। क्या यह बच्चा अपनी स्पिरिचुअल सी ही नहीं चाहता? गहरे लाल रंग ने हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल सी के बड़े हिस्सों को ढक लिया था। वही गहरे लाल पैटर्न उसके चेहरे के और भी हिस्सों तक फैल गए थे और उसका भाव अस्वाभाविक रूप से डरावना हो गया था। उसके पीछे खड़ी आइस एम्प्रेस की आकृति धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। हालांकि अपनी स्पिरिचुअल सेंस को जलाने से पैदा हुई फ्रीजिंग पावर कम से कम इतना सुनिश्चित कर रही थी कि हुओ युहाओ के डांटियन के भीतर की सोल पावर फिलहाल उसे नुकसान न पहुंचा सके। पूरी प्रक्रिया बेहद धीमी थी। दिन से रात और रात से दिन बीतते गए और इस दौरान हुओ युहाओ जीवन और मृत्यु की परीक्षा से गुजर रहा था। ईविल आई टायरेंट किंग और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। वह साफ महसूस कर सकता था कि हुओ युहाओ का प्रतिरोध लगातार कम होता जा रहा है। ज्यादा समय नहीं लगेगा जब वह हुओ युहाओ की पूरी स्पिरिचुअल सी पर नियंत्रण पा लेगा, और ऐसा होते ही हुओ युहाओ के पास पलटवार करने का कोई मौका नहीं बचेगा। हुओ युहाओ जैसे इस सच्चाई से पूरी तरह अनजान था। वह बस शांति से अपनी सोल पावर चला रहा था। उसने अपनी सारी बिखरी हुई सोल पावर को पूरी तरह वापस खींच लिया था और उन्हें अपने दोनों सोल कोर्स में फिर से फ्यूज कर दिया था। वह आइस एम्प्रेस द्वारा जमाई गई कुछ सोल पावर को भी अब्सॉर्ब कर पा रहा था और उसे अपने सोल कोर में मिला रहा था। वह इसी दौरान कल्टीवेशन भी कर रहा था और अपने यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर की सोल पावर से अपने शरीर को पोषित कर रहा था और खुद को मजबूत बना रहा था। उससे निकलने वाली ऑरा बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई अल्टीमेट डुलुओ बनने और तीसरा सोल कोर बनाने से पहले तैयारी कर रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसने ईविल आई टायरेंट किंग के अस्तित्व को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया हो। यह बात ईविल आई टायरेंट किंग को बेचैन कर रही थी, क्योंकि अज्ञात चीजें हमेशा सबसे डरावनी होती हैं। कोई भी जीव स्वेच्छा से अपने शरीर का नियंत्रण नहीं छोड़ता, इसलिए हुओ युहाओ का अपनी स्पिरिचुअल सी पर कब्जा करने की उसकी कोशिश में दखल न देना जरूर किसी गड़बड़ी की ओर इशारा कर रहा था। लेकिन वह उससे पूछ भी नहीं सकता था, और पूछता भी तो हुओ युहाओ जवाब नहीं दे सकता था। इसलिए वह हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल सी पर कब्जा करते समय असाधारण रूप से सतर्क हो गया, लेकिन इसी अतिरिक्त सतर्कता ने उसकी गति को काफी धीमा कर दिया। सन मून एम्पायर की रेडियंट सिटी के भीतर आखिरकार मार्शल लॉ हटा ली गई। पूरे 1 महीने तक रेडियंट सिटी पर मार्शल लॉ लागू रही। 2 लाख से ज्यादा सैनिक रेडियंट सिटी की हर गली में तैनात थे। आसमान में हर तरह के एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स मंडरा रहे थे। पूरा शहर 1 महीने तक तनाव और डर के माहौल में रहा।
पिछले 1 महीने से रेडियंट सिटी की सारी दुकानें और व्यापार अस्थायी रूप से बंद थे। हवा में नाराजगी और शोक से भरा ऐसा माहौल था जो हर किसी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता था। इसका कारण यह था कि वह एम्परर, जिसने सन मून एम्पायर के क्षेत्र को 1/3 से भी ज्यादा बढ़ाया था और जिसने बहुत कम समय तक शासन किया था, किसी अज्ञात कारण से मर गया था। सन मून एम्पायर ने शू तिनरन की मृत्यु का कारण सार्वजनिक नहीं किया। जनता को बस इतना बताया गया कि एम्परर की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद के 1 महीने में रेडियंट सिटी पूरी तरह अव्यवस्था में डूब गई। खासकर रॉयल फैमिली के लिए हालात बेहद खराब थे। सू तिनरान की मौत हो चुकी थी और रॉयल ब्लड लाइन के कई डायरेक्ट डिसेंडेंट्स अब भी मौजूद थे। कानून के अनुसार सिंहासन का उत्तराधिकारी शू तिनरान का इकलौता बेटा सन मून एम्पायर का क्राउन प्रिंस शू युनहान होना चाहिए था। लेकिन शू युनहान बहुत छोटा था, तो रॉयल फैमिली के सदस्य दूसरे विकल्प क्यों न तलाशते। रेडियंट सिटी पूरी तरह अराजक थी। अलग अलग गुट आपस में लड़ रहे थे और रॉयल फैमिली के भीतर हालात सबसे ज्यादा खराब थे। यह अव्यवस्था आधे महीने तक चली। रेडियंट सिटी के बाहर कई प्राइवेट आर्मीज सक्रिय हो गई थीं। दरबार भी उतना ही अशांत था। जूजी एम्प्रेस थी, लेकिन उसने शुरुआत से लेकर अंत तक चुप्पी साधे रखी। कहा गया कि वह शू तिनरान के ताबूत के पास पहरा दे रही थी और वह बिल्कुल भी सामने नहीं आई। वर्शिप हॉल ने भी चुप्पी बनाए रखी। इस तरह सबने जैसे आपसी सहमति से तय कर लिया कि रॉयल फैमिली के सदस्य अपनी अपनी क्षमता के दम पर अंतिम विजेता तय करेंगे। इसीलिए कुछ अपेक्षाकृत शक्तिशाली रॉयल मेंबर्स आपस में लड़ने लगे और गठबंधन बनने लगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कई लोग न्यूट्रल ही रहे, मानो वे किसी मौके का इंतजार कर रहे हों। आधे महीने बाद जब जूजी शू युनहान के साथ दरबार में दोबारा दिखाई दी और उसने शू युनहान को सिंहासन पर बैठाया, तो रॉयल सब्जेक्ट्स में भारी हंगामा मच गया। लेकिन यह हंगामा ज्यादा देर तक नहीं चला। वर्शिप हॉल के मास्टर कॉन्ग डीमिंग ने घोषणा की कि वर्शिप हॉल सिर्फ क्राउन प्रिंस का समर्थन करेगा, क्योंकि वही राइटफुल हेयर है। सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन ने भी क्राउन प्रिंस के प्रति अपनी निष्ठा घोषित की। इसके साथ ही फायर फिनिक्स लेजियन, इविल आई टायरांट लेजियन और टेरर क्लॉव लेजियन ने भी समर्थन का ऐलान किया। सीमाओं के पास तैनात सन मून एम्पायर की सेनाओं ने, जो अपनी पंक्तियां फिर से संगठित कर रही थीं, उन्होंने भी क्राउन प्रिंस का समर्थन करने की घोषणा कर दी। इंपीरियल ड्रैगन सोल इंजीनियर लेजियन, जिसे हुओ युहाओ बहुत पहले तबाह कर चुका था, बिल्कुल अकेली रह गई। जूजी ने दरबार की स्थिति को लगभग तुरंत ही पलट दिया। जो रॉयल फैमिली मेंबर्स संघर्ष में सबसे ज्यादा शामिल थे, खासकर जिन्होंने प्राइवेट मर्सनरीज का इस्तेमाल किया था, उन्हें सीधे ट्रेटर घोषित कर ट्रीजन का आरोप लगाया गया। उनकी उपाधियां छीन ली गईं और उन्हें जीवन भर के लिए कैद कर दिया गया। जूजी ने वॉर गॉड एम्प्रेस के रूप में अपनी गरिमा और प्रभुत्व पूरी तरह दिखाया। उसने बचे हुए आधे महीने में पूरे सन मून एम्पायर पर नियंत्रण पा लिया। उसने शू युनहान को सिंहासन पर बैठने में सहायता की और एम्प्रेस तथा तीनों सेनाओं की कमांडर होने के नाते एम्परर की जगह शासन संभाला। सन मून एम्पायर के कई नागरिकों की नजर में शू तिनरान एक बहुत सक्षम शासक था, लेकिन जूजी भी उतनी ही सक्षम शासक थी और वह वॉर गॉड एम्प्रेस भी थी। सेना में बिताए कई सालों का अनुभव और शू तिनरान का लगभग बिना शर्त समर्थन, सब कुछ साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। बहुत ही कम समय में हर विरोधी आवाज को दबा दिया गया। रॉयल फैमिली से जुड़े एक व्यक्ति ने एल्डर कॉन्ग से मुलाकात कर जूजी के खिलाफ अपनी असहमति जताई। एल्डर कॉन्ग ने उससे सीधा सवाल किया, क्या तुम एम्पायर को पूरा महाद्वीप एकजुट करने तक ले जा सकते हो अगर यह तुम्हें सौंप दिया जाए? क्या तुम्हारा सेना में वही दर्जा है जो एम्प्रेस का है? जूजी सिर्फ एम्प्रेस नहीं थी, वह सेना की एक अनुभवी स्तंभ भी बन चुकी थी। एम्परर बदलते रहते हैं, लेकिन सेना का समर्थन हमेशा सबसे जरूरी होता है। सन मून एम्पायर को अपना रॉयल पैलेस दोबारा बनाने में अभी कुछ समय लगना था। जूजी ने शुरू से लेकर अंत तक सारे सरकारी काम खुद संभाले। क्राउन प्रिंस चू युनहान अभी छोटा था, लेकिन वह पहले ही कॉन्ग डेमिंग का शिष्य बन चुका था। उसे कम उम्र से ही सोल टूल से परिचित कराया गया और उसकी सोल पावर की कल्टीवेशन बेहद बुनियादी तरीके से शुरू कर दी गई थी। इतने शीर्ष स्तर के सोल इंजीनियर्स के समर्थन के साथ उसका भविष्य कैसा होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। जूजी को भरोसा था कि उसका बेटा भविष्य में बेहद प्रतिभाशाली बनेगा। जूजी चुपचाप अपनी खिड़की के पास खड़ी थी। उसका जमीन तक फैलता हुआ पीला गाउन उसकी गरिमा और शालीनता को पूरी तरह दर्शा रहा था।
उसके माथे पर तरह तरह के खूबसूरत रत्नों से सजा ताज था और उसके सीने के सामने सफेद रंग की एक हल्की झलक दिख रही थी। उसके हाथ आपस में जुड़े हुए थे और उसकी हथेलियां अंदर की ओर थीं, जो उसके पेट पर टिकी थीं। उसकी नजर खिड़की के बाहर साफ रात के आसमान पर जमी हुई थी। वह पूरे 1 घंटे से वहीं खड़ी थी, बिना जरा भी हिले। उसकी लंबी भौहों पर नमी जमी हुई थी, जैसे वे पानी के क्रिस्टल से सजी हों। क्यों तुम्हें मुझे बताना ही था? वह बुदबुदाई। क्यों तुम्हें यह कहना पड़ा कि तुम कई सालों तक वापस नहीं आओगे? क्या तुम्हें पता है कि जब तुम आसपास होते हो तो मुझ पर कितना दबाव रहता है और मेरे दिल में मौजूद नफरत भी दब जाती है? लेकिन तुम यहां नहीं हो और कभी मेरे पास नहीं रहते। तुम मुझ पर भरोसा क्यों करते हो? क्यों? आंसू उसके चेहरे से बहते हुए उसकी नाजुक ठुड्डी से फिसलकर जमीन पर गिरने लगे। उसकी आंखों में असीम पीड़ा भरी हुई थी। काफी देर बाद उसने जैसे कोई बहुत कठिन फैसला लिया। उसने आंखें बंद कर लीं और उसके आंसू रुक गए। मुझे माफ करना, यूहाओ। पूरी गुफा गहरे लाल रंग से भर चुकी थी। एक कोने में पालथी मारकर बैठी टंग वुतोंग के शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जो उसे गहरे लाल रंग से अलग कर रही थी। वह वहां एक सुंदर मूर्ति की तरह बैठी थी। उसके पीछे गोल्डन सन और पर्पल मून हल्के से चमक रहे थे, लेकिन अब भी अधूरे थे। वह गहरे ध्यान में थी और बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी महसूस नहीं कर रही थी। हुओ युहाओ का पूरा चेहरा गहरा लाल हो चुका था। डरावने गहरे लाल पैटर्न, जो तंबुओं जैसे दिखते थे, उसके चेहरे से निकलकर उसकी गर्दन से होते हुए सीधे उसके सीने तक फैल गए थे। पूरी गुफा में फैले गहरे लाल रंग उसी से निकल रहे थे। उसकी पीठ के पीछे मौजूद विशाल गहरी लाल आंख पूरी तरह ईविल आई टायरेंट किंग का रूप ले चुकी थी। ज्यादा सही कहें तो वह एक छोटा ईविल आई टायरेंट किंग था। हुओ युहाओ जैसे पूरी तरह होश खो चुका था। उसकी सांसें इतनी हल्की थीं कि मानो मौजूद ही न हो। उसके पीछे आइस एम्प्रेस की आकृति पूरी तरह गायब हो चुकी थी। बस उसके सीने के नीचे से नीली हरी रोशनी लगातार झिलमिला रही थी। हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल सी पूरी तरह लाल हो चुकी थी और उस गहरी लाल स्पिरिचुअल सी के भीतर बस कुछ बहुत ही महीन सुनहरे पैटर्न मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। एक विशाल वर्टिकल आई, गहरे लाल सूरज की तरह, उसकी स्पिरिचुअल सी के ऊपर मंडरा रही थी। उसकी टेंटिकल्स हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल सोल कोर के चारों ओर लिपटी हुई थीं। वे जबरदस्ती अंदर नहीं घुस रही थीं, बल्कि उसके चारों ओर घूम रही थीं। उनसे निकलने वाली भयानक स्पिरिचुअल अंडुलेशंस ने हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल सी को कम से कम 2 गुना बड़ा कर दिया था। लेकिन साफ था कि अब यह शक्ति हुओ युहाओ की नहीं रही थी। ईविल आई टायरेंट किंग की ऑरा ने हुओ युहाओ की पूरी स्पिरिचुअल सी को भर दिया था और उसकी शक्तिशाली स्पिरिचुअल अंजुलेशंस लगभग ठोस रूप लेती हुई लग रही थीं। अंतिम पल बेहद करीब थे और ईविल आई टायरेंट किंग का दिल उत्साह से भरा हुआ था। इतना लंबा समय बीत चुका था, लेकिन जब उसने हुओ युहाओ की पूरी स्पिरिचुअल सी पर कब्जा कर लिया, तब भी उसे हुओ युहाओ की ओर से कोई प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ। ऐसे समय में हुओ युहाओ चाहकर भी विरोध नहीं कर सकता था। वह आखिर किसके सहारे ईविल आई टायरेंट किंग का सामना करता? हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल सोल कोर से अब लगभग कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं निकल पा रही थी। जैसे ही मैं उसकी स्पिरिचुअल सोल कोर को नियंत्रित कर लूंगा और अपनी स्पिरिचुअल ऑरिजिन उसमें भर दूंगा, यह पोजेशन अपने अंतिम चरण में पहुंच जाएगा। ईविल आई टायरेंट किंग इस शरीर से बेहद संतुष्ट था। उसके अनुभव में अब तक कोई भी इंसान ऐसा शरीर नहीं रखता था जो इससे मुकाबला कर सके। हुओ युहाओ का शरीर परफेक्ट था, उसका एलिमेंट भी परफेक्ट था। सबसे अहम बात यह थी कि वह अभी बहुत जवान था। 7 लाख साल से ज्यादा कल्टीवेशन वाले एक बूढ़े सोल बीस्ट के लिए जवानी ताकत से भी ज्यादा अहम होती है। अगर पोजेशन किया गया शरीर पर्याप्त मजबूत न हो, तो ईविल आई टायरेंट किंग अपने अनुभव के दम पर कल्टीवेट कर सकता था। लेकिन अगर शरीर जवान न हो, तो सब कुछ बेकार हो जाता। हुओ युहाओ अभी बस 20 से थोड़ा ही ज्यादा साल का था, लेकिन वह पहले ही एक अल्टीमेट ढुलुओ था और एक अभूतपूर्व तीसरे सोल कोर की ओर बढ़ रहा था। ऐसे में ईविल आई टायरेंट किंग संतुष्ट क्यों न होता? अब इसे शुरू होने दो। हुओ युहाओ, इसके बाद तुम्हारा शरीर मेरा होगा। ईविल आई टायरेंट किंग ने उन्मादी हंसी के साथ अपना अंतिम आक्रमण शुरू किया। हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल सी के भीतर गहरे लाल सैलाब उमड़ पड़े। उथल पुथल करती लहरें और भयानक स्पिरिचुअल पावर उसकी स्पिरिचुअल सी के हर कोने तक पहुंच गईं। जो थोड़े बहुत सुनहरे पैटर्न बचे थे, वे भी डरावनी रफ्तार से गायब हो रहे थे। कुछ ही सांसों में हुओ युहाओ का कोई भी निशान नहीं बचने वाला था। सारी टेंटिकल्स कस गईं,
और हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल सोल कोर के चारों ओर लिपट गई। जो स्पिरिचुअल सोल कोर तेजी से घूम रही थी, वह तुरंत धीमी पड़ गई और धीरे धीरे और भी सुस्त होती चली गई। भयानक स्पिरिचुअल पावर ने उसी समय जबरदस्त दबाव छोड़ा और हुओ युहाओ की सोल पावर को दबा दिया। उसे पलटवार का कोई मौका नहीं मिला। गहरे लाल रंग की रेखाएं और पैटर्न नसों की तरह हुओ युहाओ की गर्दन से नीचे फैलने लगे और उसके पूरे शरीर में उतर गए। हुओ युहाओ के माथे पर मौजूद वर्टिकल आई पूरी तरह एक ईवल आई में बदल चुकी थी, जो बेहद घिनौनी और खतरनाक लग रही थी। पोजेशन का आखिरी चरण, डोमिनेशन। इस पल हुओ युहाओ की ऑरा लगभग पूरी तरह गायब हो चुकी थी, जैसे वह कुछ भी बदल पाने में पूरी तरह असमर्थ हो। हुओ युहाओ के सामने बैठी टांग वुतोंग के होठों के कोने पर अजीब तरह से एक हल्की मुस्कान उभर आई। ईविल आई टायरेंट किंग की प्रोजेक्शन ठीक हुओ युहाओ के पीछे थी। वह विशाल आंख शुरू से अंत तक टांग वुतोंग को देख रही थी। उसे उस पर नजर रखनी ही थी। भले ही वह हुओ युहाओ के शरीर के अंदर हो रही चीजों को रोक नहीं सकती थी, लेकिन एक काम वह कर सकती थी, वह उसे मार सकती थी। पोजेशन के दौरान हुओ युहाओ का शरीर बेहद कमजोर था। अगर टांग वुतोंग इस समय उसे मार देती, तो ईविल आई टायरेंट किंग की अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाती। इसी वजह से ईविल आई टायरेंट किंग ने अपनी स्पिरिचुअल पावर को बाहर की ओर फैलाने में जरा भी संकोच नहीं किया और टांग वुतोंग पर लगातार नजर रखी। टांग वुतोंग शुरू से अंत तक कुछ करती हुई नहीं दिखी। वह पूरी तरह अपने गहरे ध्यान में डूबी हुई लग रही थी। ऐसे हाल में वह होने वाली चीजों को रोक नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी इतने निर्णायक पल में वह मुस्कुरा क्यों रही थी? ईविल आई टायरेंट किंग के मन में तुरंत एक अनजाना डर उभर आया। वह अपने युग का मशहूर निर्दयी पात्र था और ऐसे समय में उसने किसी भी गहरे कारण के बारे में नहीं सोचा। उसने पूरी ताकत से अपनी स्पिरिचुअल पावर को सबसे ऊंचे स्तर तक उठाया और हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल सोल कोर पर हमला कर दिया। जब तक वह स्पिरिचुअल सोल कोर पर कब्जा नहीं कर लेता, सब कुछ उसके पक्ष में ही जाना था। हुओ युहाओ अब तक पूरी तरह शांत था, लेकिन इसी पल उसका शरीर अचानक कांप उठा। ईविल आई टायरेंट किंग ने उसी क्षण एक अजीब सी खुशी महसूस की। यह खुशी किसी पहली रात की खुशी जैसी थी, या किसी परीक्षा में पहला स्थान पाने की घोषणा जैसी। यह खुशी उसके दिल की गहराइयों से आई थी, और ऐसी खुशी बेहद संक्रामक होती है। इसी एहसास की वजह से हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल सी में मौजूद सारे गहरे लाल रंग एक पल के लिए थम गए। ईविल आई टायरेंट किंग की स्पिरिचुअल पावर इस खुशी में डूबकर उछलने लगी, मानो वह अपनी स्पिरिचुअल पावर पर से नियंत्रण ही खो बैठा हो। ईविल आई टायरेंट किंग के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन उसका दिल अब भी उसी तीव्र खुशी से भरा हुआ था। ये क्या हो रहा है? ईविल आई टायरेंट किंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे अचानक ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? इसी पल खुशी का माहौल बदल गया। गुस्सा हावी हो गया और गहरे लाल समुद्र का पानी उग्र होकर उफान मारने लगा। गहरे लाल पानी के खंभे एक के बाद एक आसमान की ओर उठने लगे, जैसे वे पागल हो गए हों। वे हर दिशा में फटने लगे। कुछ ईविल आई टायरेंट किंग की स्पिरिचुअल ओरिजिन की ओर दौड़े और कुछ हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल सोल कोर की तरफ। अब ईविल आई टायरेंट किंग सच में डर से भर गया था। वह घबराया हुआ था, लेकिन साथ ही गुस्से से भी उबल रहा था। क्यों? ये सब क्यों हो रहा है? क्या उसने अपनी स्पिरिचुअल सी को पूरी तरह छोड़ नहीं दिया था? फिर भी इस समय वह अपनी स्पिरिचुअल सी को नियंत्रित करता हुआ क्यों लग रहा है? क्यों? ये सब क्यों हो रहा है? उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। इस समय वह बस अपने दिमाग में उमड़ते गुस्से को ही महसूस कर पा रहा था। गुस्से के बाद शोक छा गया। सारी उन्मादिता एक पल में गायब हो गई। गहरी लाल स्पिरिचुअल सी शांत हो गई, लेकिन उसमें असीम दुख भरा हुआ था। उस दुख की वजह से वे लंबी टेंटिकल्स धीरे धीरे हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल सोल कोर से फिसलने लगीं। वे हल्के से कांप रही थीं, बिल्कुल ऐसे जैसे रोते हुए बच्चे कमजोरी से ढह गए हों। इसी पल हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल सी के भीतर सब कुछ शांत हो गया, लेकिन गहरे लाल रंगों के बीच सुनहरी रोशनी के कण दिखाई देने लगे। दुख के बाद आनंद आया। हाँ, अंतहीन आनंद। लेकिन यह आनंद ईविल आई टायरेंट किंग का नहीं था, बल्कि हुओ युहाओ का था। यह दिल की गहराइयों से उठने वाला आनंद था, जो बेहद संक्रामक होता है। उस आनंद के बीच हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल सोल कोर अभूतपूर्व गति से घूमने लगी। घनी स्पिरिचुअल अंडुलेशंस के साथ उसकी स्पिरिचुअल सोल कोर से सुनहरी रोशनी फैल गई, जिसने पूरी स्पिरिचुअल सी को रोशन कर दिया। गहरे लाल रंग अब चमकदार लाल सुनहरे रंग में बदलने लगे। डर। ईविल आई टायरेंट किंग के दिल में अब सिर्फ अंतहीन डर बचा था।
अनजानी चीजें हमेशा सबसे ज्यादा डरावनी होती हैं, और वह जो कुछ भी झेल रहा था, वह उसके 7 लाख साल के अनुभव के बावजूद उसके लिए पूरी तरह अनजान था। हवा में हल्की रोशनी लगातार चमकने लगी। दो आकृतियां चुपचाप हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल सोल कोर के पास प्रकट हुईं। वे भी आनंद से भरी भावनाएं बिखेर रही थीं। वे स्काई ड्रीम आइसवर्म और मरमेड प्रिंसेस थे। उनसे कोमल स्पिरिचुअल अंडुलेशंस निकल रही थीं। वे ईविल आई टायरेंट किंग को घृणा और तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे। इसी पल बिना किसी चेतावनी के एक तीव्र बर्फीली किरण हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल सी में घुस आई। जहां जहां वह किरण पहुंची, सब कुछ जम गया। उसने लगभग पूरी गहरी लाल स्पिरिचुअल सी को जमा दिया। यहां तक कि ईविल आई टायरेंट किंग की स्पिरिचुअल ओरिजिन भी जम चुकी थी। हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल सी के भीतर एक सुंदर आकृति चुपचाप प्रकट हुई। सफेद रिबन ईविल आई टायरेंट किंग की स्पिरिचुअल ओरिजिन को जकड़े हुए थे। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उठती हुई बर्फीली धुंध ने सब कुछ स्थिर कर दिया था। स्नो एम्प्रेस। स्नो एम्प्रेस बहुत समय से खुद को रोके हुए थी, और अब उसने आखिरकार कदम उठाया। ईविल आई टायरेंट किंग को यह तक पता नहीं था कि स्नो एम्प्रेस हुओ युहाओ के शरीर के अंदर नहीं थी। उसकी नजर में हुओ युहाओ की स्पिरिट्स उसकी स्पिरिचुअल सी के साथ दबा दी गई थीं। सिर्फ आइस एम्प्रेस ही बाहर निकल पाई थी, और वह भी उसे बचाने के लिए अपनी शक्ति जला चुकी थी। लेकिन स्नो एम्प्रेस का क्या? स्नो एम्प्रेस शुरू से अंत तक बाहर चुपचाप इंतजार कर रही थी, मौके का इंतजार करते हुए। बस ईविल आई टायरेंट किंग उसे देख नहीं पा रहा था। स्नो एम्प्रेस गुफा के बाहर थी, और तैंग वूटोंग की ऑरा ने उसे ढक रखा था। उसने अपनी ऑरा बिल्कुल भी प्रकट नहीं की थी, लेकिन इस पल वह लौट आई थी। ईविल आई, अब तक हालात जिस दिशा में गए हैं, उससे तुम्हें नतीजा साफ दिख जाना चाहिए। मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए कि तुमने अपनी सारी शक्ति मेरी स्पिरिचुअल सी को दे दी। अगर ऐसा न होता, तो शायद मुझे अपनी स्पिरिचुअल सी को उस स्तर तक पहुंचाने में कम से कम 10 साल और लगते, जहां वह मेरे तीसरे सोल कोर के फ्यूजन को संभाल सके। इसलिए मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। इतनी देर की चुप्पी के बाद आखिरकार हुओ युहाओ की आवाज गूंजी। उसकी आवाज शांत और सौम्य थी, और उसमें कोई भावना नहीं झलक रही थी। तुम? क्या यह सब तुम्हारी ही योजना का हिस्सा था? ईविल आई टायरेंट किंग हैरान भी था, और गुस्से से भरा हुआ भी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें, और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।